Hello and welcome back to our channel The Physics Sensei, your one-stop destination to master physics from the basic to advanced and where concept meet the clarity. So कैसे हो आप सभी? आई गेस आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एग्जाम की प्रिपरेशन भी और अच्छी चल रही है. So आज हम जो हमारी सीरीज चली हुई आ रही है उसी का नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं. हम ऑप्टिक्स का सीरीज कर रहे थे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है बेटा स्फेरिकल मिरर. ये जो टॉपिक है क्लास 10th और क्लास 12 के जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है. हर एग्जाम के अंदर आपको यहाँ से 2 से 3 नंबर के न्यूमेरिकल्स श्योर देखने को मिलेंगे. तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर जो होगा स्फेरिकल मिरर. अब स्फेरिकल मिरर देखते ही आप सभी के माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि स्फेरिकल मिरर होता ही क्या है. व्हाट इज दिस स्फेरिकल मिरर? ओके, आप सभी को जो स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन, जो बुकिश डेफिनेशन है, वो आपको इस बॉक्स में देखने को मिल जाएगी. मैं अब काम करूंगा आपको इस डेफिनेशन का एक्चुअल मीनिंग समझाने. ओके, सो आइए शुरू करते हैं. तो जस्ट इमेजिन, अगर मैं आपको नाम लूं बेटा, एक टर्म बोलूं स्फीयर. स्फीयर सुन के आपके दिमाग में क्या चीज आती है? यस, यू आर लिसनिंग राइट. मैंने आपसे पूछा अगर मैं स्फीयर बोलता हूं तो आपके माइंड में सबसे पहला थॉट क्या आता है? तो मोस्टली बच्चे मुझे जवाब देंगे सर स्फीयर सुन के हमारे माइंड में आते हैं फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट बॉल. ये चीजें हमारे दिमाग में आती हैं. तो एग्जैक्टली जो स्फेरिकल मिरर होता है वो भी कुछ वैसा ही होता है. आइए समझने की कोशिश करते हैं. पार्ट नंबर 2 के अंदर हमने देखा था कि अगर मेरे पास कोई ग्लास हो, अगर मेरे पास कोई ग्लास होता है तो और उसके अगर मैं एक साइड पे कोटिंग कर देता हूं तो वो ग्लास जो कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम था बिहेव करने लग जाता है एज एन ओपेक ऑब्जेक्ट जिसको हम मिरर कहते हैं. राइट, ओके. उसी को विजुअलाइज करवाने के लिए फिलहाल मेरे पास यहाँ पर एक सीढ़ी है. ठीक है, सीढ़ी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो सीढ़ी एक काइंड ऑफ प्लास्टिक से बनी हुई होती है. इसके अंदर क्या होता है बेटा? प्लास्टिक होता है. ठीक है. नाउ अब प्लास्टिक जो है उसके आर पर आप देख सकते हो प्लास्टिक इज एन ट्रांसपेरेंट मीडियम. ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है. बट अगर आप ध्यान से देखो हम सीढ़ी के एक साइड में कुछ कोटिंग कर देते हैं. ये जो आपको व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है दिस इज व्हाट कोटिंग. और कोटिंग करने के बाद अगर आप इसका अपोजिट साइड देखोगे तो यू विल ऑब्जर्व दैट दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग पार्ट. यहाँ पर जितनी भी लाइट इसके ऊपर फॉल होती है उसको ये मोस्टली को रिफ्लेक्ट बैक करने की एक क्षमता रखता है. सो ये सीढ़ी मेरा कैसा काम करने लग जाती है बेटा? एज अ मिरर. राइट, ओके. नाउ जस्ट इमेजिन मेरे पास सीढ़ी की जगह एक स्फीयर है. जस्ट इमेजिन देयर इज अ स्फीयर इन माय हैंड. एक स्फीयर है टोटली ग्लास से बना हुआ. और वो ग्लास कैसे बेटा? अंदर से होलो है. सो जो भी स्फीयर अंदर से होलो होता है उसको हम नया नाम देते हैं. दैट वाज इज नोन एज व्हाट? शेल. उसको क्या बोलते हैं बेटा? शेल. So just imagine I have a shell which is made up of glass in my hand, right? और उस शेल को मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पर बना के दिखाया. ये जो आपको कंप्लीट सर्कुलर टाइप ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है दिस इज व्हाट अवर शेल. क्या है बेटा? ये शेल है जो किससे बना हुआ है? ग्लास से बना हुआ. राइट, ओके. नाउ जस्ट इमेजिन अगर मैं उस स्फीयर को बिल्कुल बीच में से कट कर दूं. क्या कहा बेटा मैंने? अगर मैं उस स्फीयर को बिल्कुल बीच में से कट कर दूं, एज यू कैन सी द लाइन नंबर 2. अगर इस स्फीयर को मैं लाइन नंबर 2 से कट कर देता हूं तो आपको क्या ऑब्जेक्ट दिखाई देगा? आपको क्या ऑब्जेक्ट मिलेगा? सो मोस्ट ऑफ यू विल से कि सर हमें एक हेमिस्फीयर ऑब्टेन होगा. राइट, यस, बिल्कुल राइट. आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें क्या मिलेगा बेटा? एक हेमिस्फीयर मिल जाएगा. ठीक है. अब मैंने क्या किया बेटा? उस स्फीयर को लाइन नंबर 2 से कट ना करते हुए मैंने कहां से काट दिया उसको? लाइन नंबर 3 से. कैसे कट किया? लाइन नंबर 3 से. और जो चीज मुझे मिली मैंने उसको साइड में रख लिया. सिमिलरली इसी स्फीयर को मैंने लाइन नंबर 1 से भी कट किया और जो ये वाला पोर्शन था, जो पी प्राइम वाला पोर्शन है, उसको मैंने साइड में. इतनी बात समझ में आई सभी को? यहां तक कोई क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. अब मैंने क्या किया बेटा? इस पोर्शन को और इस पोर्शन को अलग से ड्रॉ किया. एज यू कैन सी दिस पोर्शन इज व्हाट? पोर्शन नंबर 3. जो लाइन नंबर 3 से मुझे कट करने के बाद मिला है इसको मैं लिख देता हूं. ये 3 वाली लाइन थी हमारे पास और ये वाली कौन सी है बेटा? फर्स्ट वाली. गॉट इट? ओके, एक और चीज को देखते हैं. अब जस्ट इमेजिन वो जो स्फीयर था, कंप्लीट स्फीयर होता है, उसका एक सेंटर रहा होगा बेटा. उस सेंटर को मैंने किससे डिनोट किया? यहाँ पर सी के साथ डिनोट किया. थोड़ा और क्लैरिटी के लिए मैं यहाँ से इसको रब कर देता हूँ. दिस इज व्हाट? हियर सेंटर सी. ओके, एंड सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का ये जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज व्हाट? रेडियस. क्या बोलते हैं बेटा? रेडियस बोलते हैं. ये दो टर्म आप याद रखोगे. फर्स्ट वन इज व्हाट? सेंटर. सेंटर क्या होता है? ये जो स्फीयर है उस स्फीयर का जो सेंट्रल पॉइंट होगा द सेंट्रल पॉइंट इज नोन एज व्हाट? सेंटर. गॉट इट? ओके. एंड सिमिलरली स्फीयर का किसी भी एक पॉइंट से लेके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, रेडियस इज व्हाट? अ काइंड ऑफ डिस्टेंस. क्या होता है बेटा? ये डिस्टेंस होता है. तो इस डिस्टेंस को मैंने क्या कह दिया? रेडियस कह दिया.
कोई क्वेरी? आई डोंट गेस कोई क्वेरी होनी चाहिए। अब ये जो फर्स्ट पार्ट मैंने यहां से अलग किया था उसके ऊपर मैंने एक पॉइंट लिया, दिस पॉइंट इज पी, वो पी पॉइंट आप यहां पर एज इट इज देख सकते हैं। सिमिलरली ये जो सी पॉइंट है वो सी पॉइंट मैंने यहां बना रखा है। अब अगर मैं यहां से स्फीयर कंप्लीट करना चाहूं तो वो स्फीयर कुछ इस साइड में ऐसे कंप्लीट होगा। आई गेस आप सभी ये समझ पा रहे हो कि ये स्फीयर जो बनेगा, अगर कंप्लीट स्फीयर ड्रॉ करना चाहेंगे वो तो इसके लेफ्ट साइड में ड्रॉ किया जाएगा। सिमिलरली जो नीचे डायग्राम बनाया गया, जो इस पार्ट को मैंने अलग करके बनाया था, अगर इसमें मैं स्फीयर ड्रॉ करना चाहूं तो वो स्फीयर किस साइड बनेगा बेटा? राइट साइड में। इतना क्लियर है? पक्का? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ जस्ट लुक एट इट केयरफुली। अगर मान लो मैं आपको कंप्लीट स्फीयर और ये लाइंस ना देकर सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट दे दूं, तो क्या अब आप लोग मुझे बता पाओगे कि इस पार्ट का सेंटर किस तरफ लाई करेगा? तो आप में से मोस्टली बच्चे कहेंगे सर ये इस साइड में कर्व है तो इसका सेंटर ऑब्वियस बात है कि लेफ्ट साइड में आएगा। सिमिलरली नीचे वाले का सेंटर कहां जाएगा बेटा? राइट साइड में। यहां तो कोई क्वेरी? नाउ एज यू नो हमने क्या लिया था यहाँ पर? शेल लिया। शेल का मतलब क्या होता है? खोल होता है। जैसे आप नारियल होता है ना, नारियल को जब हम निकालते हैं तो उसके अंदर से वो खोखला होता है, इट्स होलो, वो होलो होता है, उसको हम क्या कहते हैं? अवर शेल। राइट? ओके, नाउ जस्ट लुक एट इट केयरफुली। अब मेरे पास क्या बचा है? सिर्फ और सिर्फ ये शेल का एक पार्ट बचा। क्या बचा है बेटा? शेल का एक पार्ट। अगर इमेजिन करने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस स्क्रीन के यहां पर इस पोर्शन में देख सकते हो कि मैंने एक इमेज अटैच करी है जिसमें आप इस शेल को या डोम को इजीली देख सकते हैं। गॉट इट? ओके, तो आगे मूव करते हैं। अब अगर मान लो मेरे पास ये सेम सीडी यहां पर थी तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज थी, या तो मैं उसको राइट साइड से कोड करूं या फिर उसको लेफ्ट साइड से कोड करूं। अब सिमिलरली अगर आप इन दो इमेजेस को देखोगे तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज कि मैं इसको सेंटर वाली साइड से कोड कर सकता हूं, सेंटर वाली साइड मतलब इस साइड वाले अंदर वाला पोर्शन कोड कर सकता हूं, या फिर सेंटर के अपोजिट वाला हिस्सा मैं कोड कर सकता हूं। ये समझ में आई? अब मान लो मेरे पास कोई टर्म ऐसे है, कोई चीज ऐसे है, तो मैं इसको दो तरीके से कोड कर सकता हूं, या तो मैं इनर वाले पार्ट में कोटिंग कर दूं या फिर मैं उसके आउटर वाले पार्ट में कोटिंग कर दूं। गॉट इट? अब वही कोटिंग मैं यहां पर करने वाला हूं। नाउ अ सिंपल क्वेश्चन कि अगर मुझे ग्लास से मिरर फॉर्मेशन करनी है तो मैं ग्लास के एक साइड में किस चीज की कोटिंग करूंगा, किस एलिमेंट की कोटिंग करूंगा? आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए। ठीक है? ओके, आगे मूव करते हैं। नाउ अब मेरे पास दो पॉसिबल कंडीशन थी, मैं उन्हीं का यूज करके इसमें कोटिंग करने वाला हूं। ओके, इस पार्ट को आई गेस मैं मिटा सकता हूं। अब आपको क्लियर होगा कि थर्ड वाला क्या था और फर्स्ट वाला क्या। ठीक है? ओके, फर्स्ट वाले में मैंने क्या किया बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर के अपोजिट साइड में, अपोजिट मतलब दूसरी तरफ, मैंने क्या किया? उसके दूसरी तरफ ये कोटिंग कर दी। आई गेस मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड माय क्वेश्चन दैट जो कोटिंग की जाती है वो मोस्टली सिल्वर की या फिर एल्यूमिनियम की जाती है। राइट? अगर स्टिल आपके माइंड में कोई डाउट है तो पार्ट नंबर 2 देखिए, उसमें मैंने रिफ्लेक्शन और प्लेन मिरर के बारे में सब कुछ करवा रखा है। ओके, सो आगे मूव करते हैं। मैंने क्या किया बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर के अपोजिट साइड मैंने कोटिंग कर दी है कुछ इस तरह, और नीचे वाले पार्ट में क्या किया बेटा? जिस तरफ सेंटर था उस तरफ मैंने क्या कर दिया? कोटिंग कर दिया कुछ इस तरह से। अब अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि फर्स्ट पार्ट, से दिस इज फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज नाउ सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में रिफ्लेक्टिंग पार्ट या रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी साइड होगा? यस राइट, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो कि सर अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के अपोजिट साइड हमने कोटिंग करी है तो इनर साइड विल बी रिफ्लेक्टिंग। इनर साइड क्या होगी बेटा? रिफ्लेक्टिंग होगी। सिमिलरली अगर सेकंड पार्ट में मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ कोटिंग करी है तो द आउटर साइड विल बी रिफ्लेक्ट। समझ में आया? ओके, आई गेस स्टिल कोई डाउट बाकी है आपके माइंड में तो उसको भी क्लियर कर देते हैं। आप सभी के घर में स्पून पक्का में, बट अ स्पून, जस्ट इमेजिन अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, स्पून का ये जो कर्व वाला हिस्सा है, क्या ये कर्व कुछ ऐसा ही नहीं बना हुआ? कुछ ऐसा, ये देखिए, सी लुक एट इट केयरफुली, ध्यान से देखिए। नाउ अगर बेटा मान लेते हैं मैंने इसके बाहर की तरफ कोटिंग कर दी, किस साइड बेटा? बाहर की तरफ, जैसे मैंने यहाँ फर्स्ट पार्ट में करा है ना। अब इसका सेंटर कहां मिलेगा? मेरी तरफ मिलेगा। अब मैंने इसके अपोजिट साइड मतलब बाहर की तरफ कोटिंग कर दी। अगर बाहर की तरफ कोटिंग करी है तो रिफ्लेक्टिंग पार्ट कहां मिलेगा? इसका अंदर की तरफ। ओके, तो ध्यान से देखिए, जो अंदर वाला हिस्सा है वो कैसा एक्ट करेगा? एज अ रिफ्लेक्टिंग पार्ट। कैसा एक्ट करेगा बेटा? रिफ्लेक्टिंग पार्ट। ओके, नाउ सिमिलरली इन द सेकंड पार्ट, अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां था? मान लो बेटा मेरी तरफ ही है, तो मैंने कहां कर दिया? अंदर की तरफ कोटिंग कर दी। अगर अंदर कोटिंग कर दी है तो रिफ्लेक्टिंग पार्ट कहां मिलेगा? बाहर की तरफ। नाउ एज यू कैन सी दिस इज द आउटर पार्ट। ओके, ना अब बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है, सर ये है क्या? हमें समझ में नहीं आ रहा।
कैसे इमेजिन करें इस चीज को। ओके, डोंट वरी, उसको भी हम वीडियो के आगे आने वाले जो सेक्शंस है उसके अंदर क्लियर करेंगे कि इसको इमेजिन कैसे। ठीक है, आई गेस ये दोनों चीजें आपको क्लियर होंगी। अब ये जो मैंने P और P प्राइम बना रखे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका क्या काम है। अगर मैं कहूं बेटा इस P पॉइंट को इमेजिन करना है, तो आई गेस मोस्ट ऑफ यू जितने भी बच्चे हैं यहाँ बैठे हुए हैं या फिर कोई और भी इस वीडियो को देख रहा है, उसको इसको इमेजिन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बट उसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक टाइमेक्स का बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, दिस इज अ 3D ऑब्जेक्ट, कंप्लीट सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। नाउ जस्ट इमेजिन ये मैं आपके सामने बिल्कुल ऐसे रख दूं, या फिर आपके सामने सिर्फ इसके फ्रंट फेस की फोटो हो और मैं आपसे पूछूं कि बेटा इसकी शेप कैसी है। फ्रंट साइड का मेरा मतलब ये है, ना तो आप इसका अपर पार्ट देख सकते हो, ना आप इसका लोअर पार्ट देख सकते हो। तो आई गेस आप में से मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बना के मुझे दिखाएं। क्या बना के दिखाओगे, एक रेक्टेंगल। इफ यू डोंट बिलीव मी, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, आपकी जो वीडियो चल रही है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए कि ये जो बॉक्स है वो किस तरह का दिखाई दे रहा है। राइट, ओके। नाउ अगर मैं इसका देखने का तरीका बदल दूं, व्यू चेंज कर दूं, व्यू चेंज करूंगा मतलब इस तरह से, अगर मैं आपको सिर्फ ये वाले पार्ट की फोटो दे दूं तो क्या आप ये सिलेंडर बना सकते हो? क्या आपको पता लगेगा कि ये कंप्लीट सिलेंडर है? देन आपका आंसर होगा नहीं सर, हमें नहीं पता चलेगा, क्योंकि हम सिर्फ इसका फ्रंट पार्ट देख पा रहे हैं, सामने वाला हिस्सा देख पा रहे हैं। ठीक है, तो सामने वाला हिस्सा कैसा है बेटा इसका? यस, यू आर राइट, दिस इज व्हाट सर्कुलर इन नेचर। ये सामने वाला हिस्सा सर्कुलर है, इधर से देखने में रेक्टेंगल लग रहा है, नीचे देखने में सर्कुलर लग रहा है। तो सेम चीज हमारी यहाँ पर होती है। ठीक है, अगर मैं इस स्फीयर को कट करता हूं, तो मैं यहाँ पर दोबारा फोटो एक अटैच कर रहा हूं, आप इस फोटो में देखिए तो आपको उस तरह का एक ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, डोम दिखाई देगा। ठीक है, अगर तो साइड व्यू से देखोगे तो साइड व्यू से कुछ इस तरह से दिखाई देगा, बट अगर आप उसको सामने से देखना चाहोगे तो वो आपको एक सर्कुलर रिंग की तरह दिखाई देगा, सर्कल की तरह, डिस्क की तरह दिखाई देगा। इफ यू डोंट बिलीव मी, जस्ट इमेजिन दिस इज अ कटेड पार्ट। ये वाला पार्ट क्या है बेटा? कट कर रखा है। अगर साइड से देखो तो कैसा है? ये कुछ ऐसा है, बट अगर सामने से दिखाऊं तो ये कुछ सर्कुलर शेप ऐसी दे देगा। ठीक है, और अगर अब मैं कहूं आपको पी पॉइंट को इमेजिन करना, तो ये पी पॉइंट कहां मिलेगा? दिस विल बी इन द सेंटर। कहां मिलेगा बेटा? एग्जैक्टली इसके सेंटर के। क्लियर है? आई गेस अब आपको कोई क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। एंड स्टिल कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब जस्ट इमेजिन, मैंने आपको बताया था सेंटर से इस स्फीयर का किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। तो सिमिलरली क्या मैं कह सकता हूं, फर्स्ट फिगर और सेकंड फिगर में, यानी फर्स्ट फिगर में सीपी और सेकंड फिगर में सीपी प्राइम, ये दोनों क्या है बेटा? डिस्टेंस है। कहां से? सेंटर से लेकर इस कर्व के किसी भी एक पॉइंट के। तो दिस बोथ आर नोन एज व्हाट? रेडियस। क्या कहते हैं बेटा इसको? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ नहीं होती है, स्कूल्स में वैसे ही इसको बहुत ज्यादा हाइप बना के इसको डिफिकल्ट वे में दिखाया जाता है। एक्चुअली कुछ नहीं है। क्या होता है? सेंटर से ये जो आपका मिरर बना है उसकी किसी भी एक पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा, दैट डिस्टेंस इज नोन एज व्हाट? रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई होप आपको ये क्लियर होगा। राइट, नाउ अगर ध्यान से देखो, क्या ये सबसे दूर वाला बिंदु नहीं है बेटा? क्या मैं कह सकता हूँ इस ये जो स्फीयर बना हुआ है, यहाँ पे जो स्फीयर मैंने बनाया है, इसका जो सेंट्रल पॉइंट होगा वो सबसे दूर होगा। इफ वो सबसे दूर है तो उसका मतलब वो क्या है? काइंड ऑफ पोल। तो हमारे कैसे काम करता है? पोल की तरह काम। ठीक है, अगर आप साइड व्यू देखोगे तो वो पोल यहाँ दिखाई देगा, अगर फ्रंट व्यू देखोगे तो वो पोल कहाँ है बेटा? एग्जैक्टली। हम भी जब बच्चों से पूछते हैं स्कूल्स के अंदर कि बेटा पोल कहाँ पर होता है, जो मतलब लोअर क्लास के बच्चे होते हैं वो आंसर करते हैं सर पोल यहाँ पर है, दिस इज द पोल, बट एक्चुअली दिस इज रॉन्ग। पोल कहाँ होता है? मिड पॉइंट पे होता है। दिस इज व्हाट। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। राइट, ओके। नाउ व्हाट इफ आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोल? पोल होता ही क्या है? तो आप क्या कहोगे? पोल इज द एग्जैक्टली मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। उस मिरर का एग्जैक्ट मिड पॉइंट को क्या कहते हैं बेटा? पोल। गॉट इट? नाउ एज यू कैन सी, यहाँ पर मैंने एक लाइन बना रखी है, दिस लाइन। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन, क्या ये लाइन एग्जिस्ट करती है? सोच के देखो, अगर मैं आपके सामने एक बॉल लूं, जैसे आप क्रिकेट बॉल होती है, बॉल लूं, उसको बीच में से कट कर दूं और मैं कहूं उसके सेंटर से उसके किसी भी एक पॉइंट तक एक बीच में लाइन लगी हुई है, क्या वो लाइन सच में वहां पर प्रेजेंट होती है? देन यू विल से नहीं सर वहां कोई लाइन नहीं होती। एग्जैक्टली सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होता है? ये लाइन एक्चुअली में प्रेजेंट नहीं होती। ये क्या होती है बेटा? एक इमेजिनरी लाइन होती है। कैसी लाइन होती है? इमेजिनरी, मतलब काल्पनिक लाइन होती है, काल्पनिक रेखा होती है। ठीक है, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं बेटा? दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको?
प्रिंसिपल, गॉट इट। प्रिंसिपल एक्सिस की आप डेफिनेशन यहाँ कॉर्नर में देख सकते हो, ठीक है। जैसे जैसे मैं कोई भी टर्म बोलता जाऊंगा उसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पर पॉपअप में दिखाई देती रहेगी। द रीजन बीइंग, अगर मैं यहाँ डेफिनेशन लिखूंगा बेटा तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा। हम यहाँ वर्क कर रहे हैं आपके कंसेप्ट को क्लियर करने की, जो आपने चीजें पढ़ी हैं उनको क्लियर करने की, जो आप क्रैमिंग करते आए हो उस क्रैमिंग की आदत को छुड़वा के आपको कंसेप्ट बिल्डअप करवाने की, ठीक है। सो वीडियो लंबी ना बने तो इसलिए मैं उन डेफिनेशन को इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर टैग कर दूंगा। गॉट इट। कोई क्वेरी? तो आप सब सभी को प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आया। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है बेटा? एन इमेजिनरी एक्सिस, एक काल्पनिक रेखा है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती है। आप डेफिनेशन खुद भी बना सकते हो। आई विल सजेस्ट कि आप अपनी डेफिनेशन अपनी लैंग्वेज में बनाइए। प्रिंसिपल एक्सिस इज व्हाट? एन इमेजिनरी लाइन दैट ज्वाइन द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से जो लाइन ज्वाइन करती है उस लाइन को क्या कहते हैं? दैट लाइन इज नोन एज व्हाट? प्रिंसिपल एक्सिस। आई होप अभी तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। तो क्लास स्टार्ट करते दोबारा हमारा लेक्चर। ओके, सो एज यू कैन सी हम आ गए हमारे फर्स्ट टाइप ऑफ मिरर के ऊपर, दैट वन इज नोन एज व्हाट? कनकेव मिरर। क्या होता है बेटा? कनकेव मिरर। ओके, इसको समझते हैं। एक्चुअली कनकेव मिरर होता क्या है उसकी डेफिनेशन आपको अगेन इस बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसको हम समझते हैं कि होता क्या है, ठीक है। तो मैंने क्या किया बेटा, जो फर्स्ट पार्ट मैंने वहां बनाया था उसको मैंने दोबारा रीड्रॉ करा है यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था बेटा, जिस तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर था उसके अपोजिट डायरेक्शन में यानी अपोजिट पार्ट में मैंने क्या किया था? कोटिंग करी थी। दोबारा लिख देता हूं, दिस इज व्हाट? कोटेड पार्ट एंड द इनर वन इज व्हाट? रिफ्लेक्टिंग पार्ट। अंदर वाला क्या है बेटा? रिफ्लेक्टिंग है। बाहर वाला क्या है? कोटेड पार्ट, ठीक है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? जैसे आपके घर पे स्पून होती है, उस स्पून के अंदर वाला जो हिस्सा होता है इस वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। आइए देखते हैं इसको क्या होता है। नाउ अब हमें बनानी है बेटा डायग्राम्स। क्या बनानी है? रे डायग्राम्स। रे डायग्राम्स ये वो टॉपिक है जो क्लास 10th में बच्चा हो या क्लास 12th में बच्चा हो क्रैमिंग करके जाता है, और क्रैमिंग करते ही जैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है वो गलत करके, ठीक है। मान लेते हैं हमें अभी फिलहाल कुछ नहीं पता कि रे डायग्राम कैसे बनते हैं, कौन सी रे आती है, कौन सी रे कहाँ जाती है, हमें कुछ भी नहीं पता। तो आइए सीखते हैं, आई एम रिपीटिंग अगेन, सीखते हैं कि रेस का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ठीक है। नाउ लेट अस इमेजिन मेरे पास कोई रे है, वो इंफिनिटी से आ रही है कुछ इस तरह। क्या कहा बेटा? कोई रे इंफिनिटी से मेरे इस मिरर के ऊपर आके फॉल कर रही है कुछ इस तरह से, इंफिनिटी से। नाउ आप में से काफी बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि सर अगर रे इंफिनिटी से आई है, बहुत दूर से आई है, तो वो आप पैरेलल क्यों लेके आए? इसका जवाब आपको कहाँ मिलेगा बेटा? क्लास 6-7 का जो मैथमेटिक्स है उसमें मिलेगा। जब आप वहां पर टाइप्स ऑफ लाइंस पढ़ते हो वहां पर आती है पैरेलल लाइंस। क्या आती है बेटा? पैरेलल लाइंस। और आप क्या कहते हो? जो लाइन पैरेलल होती है वो कहाँ मीट करती है? इन्फिनिटी पे जाके मीट करती है। तो सोच के देखो, जो इन्फिनिटी से लाइन आएंगी, कहां से बेटा? इन्फिनिटी से, तो वो कैसी आएंगी? पैरेलल ही तो आएंगी, राइट। ओके, सो दिस इज व्हाट? अवर पैरेलल लाइन। अब मुझे नहीं पता आगे क्या करना होता है, ये रे कहाँ जानी होती है, मुझे फिलहाल इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, ठीक है। बट मुझे पता है कि रिफ्लेक्शन कैसे करते हैं। क्या? रिफ्लेक्शन। आई गेस आपको भी अब पता होगा क्योंकि आप पार्ट नंबर 2 देख के आए हुए हो, ठीक है। तो देखते हैं आगे। मुझे स्लाइड का रिफ्लेक्शन करना है। रिफ्लेक्शन कैसे करेंगे? लेट्स फाइंड आउट। देखो, रिफ्लेक्शन में पार्ट नंबर 2 में भी मैंने बताया था, जब भी मुझे रिफ्लेक्शन करना होता है मुझे सबसे पहला काम होगा नॉर्मल ड्रॉ करना। क्या ड्रॉ करना है बेटा? नॉर्मल। नॉर्मल मतलब एक 90 डिग्री का एंगल उस सरफेस के ऊपर। कैसा? 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री का है, ठीक है। अब मेन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है बच्चों के साथ यहाँ कि सर 90 डिग्री का एंगल बनाए कैसे। मैं कहता हूं आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या करना है? जिस पॉइंट पे लाइट ये फॉल कर रही है ना, इस लाइट को, इस पॉइंट को पकड़ो। ये पॉइंट मिल रहा है सभी को, और स्केल लेके इस पॉइंट को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला दो। क्या करना है? दोबारा बता रहा हूं, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को आपस में ज्वाइन करो, कैसे? स्केल लेके, ठीक है। अब आप में से काफी सारे बच्चे होंगे कि विल बी लाइक कि सर हम स्केल से कैसे ज्वाइन करें, उसके लिए भी देखते हैं। जस्ट इमेजिन मेरे पास ये स्केल है, ठीक है। तो क्या करना है? इस स्केल को लेना है, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना है और इस पॉइंट के ऊपर ऐसे मिलाना है, ठीक है। और डॉटेड लाइन से इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे कुछ इस तरह से, कुछ। सो ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा? नॉर्मल बन जाएगा, ठीक है। ये तो था याद करने का तरीका, या और यू कैन से शॉर्टकट। एक्चुअली होता क्या है उसको समझने के लिए हम आएंगे उस डायग्राम, ठीक है। ओके, इसको समझने के लिए आपको मैथमेटिक्स का बेसिक्स पता होना चाहिए। आपको पता है अगर मेरे पास कोई सर्कल गिवन हो, कोई भी एक सर्कल है, मान लेते कोई पॉइंट है पी, ठीक है। अगर मुझे पी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना हो, क्या ड्रॉ करना हो? टेंजेंट। तो टेंजेंट कैसे ड्रॉ होता है?
एक ऐसी लाइन जो उस पॉइंट को या इस सर्कल को सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे टच करती हो, तो आई गेस ये जो 1 नंबर है दैट विल बी अवर व्हाट, टेंजेंट। ये क्या रहेगा हमारे पास, टेंजेंट रहेगा। क्लियर है? ओके। अब मैथमेटिक्स में ही एक और आइडेंटिटी होती है क्या, टेंजेंट से अगर मैं एक लाइन ज्वाइन कर दूं सेंटर के ऊपर, या फिर मैं रेडियस की बात करूं, इन शॉर्ट में रेडियस की बात कर रहा हूं, जो रेडियस होती है, रेडियस और इस टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है वो हमेशा कितना होता है बेटा, 90 डिग्री। क्लियर हुआ? रिपीट कर रहा हूं मैंने क्या कहा, रेडियस और इस टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। नाउ यू विल बी लाइक कि सर इसको हमें यहां यूज कैसे करेंगे, तो याद करो मैंने आपको एक लाइन बता रखी है, दैट लाइन इज व्हाट, अ लाइन इज अ सर्कल ऑफ इनफाइनाइट रेडियस। ओके, हाँ आई गॉट इट। मैंने आपको ये लाइन नहीं बताई थी पहले, एक्चुअली मेरी जो स्टूडेंट है, स्कूल में स्टूडेंट है, मैंने उनको बताया है। एक्चुअली लाइन की अगर मैं डेफिनेशन पूछूं तो आप क्या बताओगे, अ लाइन इज अ सर्कल। लाइन क्या होता है बेटा, एक सर्कल होता है जिसकी रेडियस कितनी हो, इन्फिनिटी हो, मतलब बहुत बड़ी। इसको समझते हैं एक बार छोटा सा डायग्राम के थ्रू। ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, और ये मान लेते हैं तीसरा सर्कल है। ठीक है, क्या मैं कह सकता हूँ दिस इज द सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, यहाँ से ये डिस्टेंस क्या रहेगी, r1, नीचे वाले को मैंने r2 कहा, इसको वाले को मैंने क्या कर दिया, r3 देते हैं यहाँ पर, दिस इज व्हाट r3, r2, अंदर वाली क्या है बेटा, r1। नाउ अब मैं दो छोटे छोटे पॉइंट लूंगा, देखो मैंने एक तो ये पॉइंट ले लिया, दो ये पॉइंट ले लिया, और एक दो ये पॉइंट। ये डिस्टेंस तीनों की सेम होनी चाहिए। तो अब ध्यान से अगर देखोगे तो फर्स्ट वाला पार्ट है वो कुछ ऐसे बना हुआ होगा, दो पॉइंट्स के बीच में फर्स्ट वाला पार्ट इतना होगा, सेकंड वाले के अंदर वो जो पार्ट है वो कुछ ऐसा होगा, थर्ड वाले के अंदर वो पार्ट कुछ ऐसा। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज हो रहा है, ये जो दो पॉइंट के बीच की जो लाइन है, जो आर्क है, वो आर्क लगभग स्ट्रेट होती जा रही है। आई गेस अभी भी डाउट होगा, उसको भी क्लियर कर देते हैं। ठीक है, ओके। हम अर्थ पे रहते हैं, ठीक है, तो मुझे सिर्फ इतना बताइए अर्थ की रेडियस कितनी, अर्थ की रेडियस। तो आप में से मोस्ट ऑफ द बच्चे कहेंगे सर अर्थ की रेडियस होती है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। ओके, बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे एक बच्चे वाला क्वेश्चन पूछता हूं, अर्थ की शेप कैसी, अर्थ की शेप कैसे होती है? तो आप आंसर करोगे कि सर अर्थ की शेप होती है स्फेरिकल। कैसी होती है बेटा, स्फेरिकल। स्फेरिकल नहीं होती, वो एक्चुअली में इक्वाटोरियल पॉइंट से थोड़ा सा आगे मिलता है और नॉर्थ से थोड़ा दबा हुआ होता है, बट फिलहाल के लिए मैंने कैसे मान लिया, स्फेरिकल है। बट क्या आपको स्फीयर दिखाई देता है, या अर्थ को स्ट्रेट दिखाई देती है? गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या कहना चाहता हूं बेटा, अर्थ की रेडियस कितनी है, 6400 किलोमीटर है। ठीक है, अगर आप अर्थ पे किसी भी पॉइंट पे खड़े होकर देखोगे तो आपको रोड्स वगैरह सब कुछ सीधे दिखाई देंगे। तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है अगर रेडियस ज्यादा होने लग जाए तो हमें जो पॉइंट्स होते हैं वो लगभग, जो लाइन या आर्क बनती है वो आर्क लगभग स्ट्रेट लाइन की तरह भी है। तो यहाँ तो मैं देखो किसकी बात कर रहा हूँ, इनफाइनाइट रेडियस की बात कर रहा हूँ। तो इनफाइनाइट रेडियस अगर मैं सर्कल की कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन। अंडरस्टूड? क्वेरी? ओके। सो मैंने क्या किया, मैंने इस पॉइंट पे दो बहुत पास पास पॉइंट मान लिए, बहुत पास पास। बहुत पास पास का मतलब क्या है, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो वहां अगर मैं x1 की वैल्यू ले रहा हूं 0.001, तो मैंने x2 लिया 0.002। अब अगर मैं देखूं बेटा, अगर मैं x2 में से x1 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 0.001 आएगा, जो नियरली इक्वल है जीरो के। ओके, ये जो कंसेप्ट है एक्चुअली क्लास 12 वाले बच्चे को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बट क्लास 10th में जो बच्चे वो सिर्फ इतना याद रखेंगे, अगर मैं कोई दो किसी भी कर्व पे दो बहुत पास पास पॉइंट ले लेता हूं, बहुत पास, तो उसकी जो बीच का जो आर्क होता है वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करने लग जाता है, राइट? तो स्ट्रेट लाइन कुछ कुछ टेंजेंट की तरह हो गई। अगर टेंजेंट की तरह हो गई बेटा, तो अगर मैं यहाँ से रेडियस ड्रॉ करूंगा कुछ ऐसे, तो ये कैसा एंगल फॉर्म करेगी, यहाँ से 90 डिग्री का। तो सेम चीज तो किया मैंने, सेंटर से किसी भी आर्क के ऊपर एक रेडियस ड्रॉ कर दिया। दिस इज व्हाट, रेडियस। ये रेडियस ही है हमारे पास, अगर ये रेडियस है तो ये वाला क्या हो गया बेटा, ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, और यही मेरा नॉर्मल का काम करता है। आई गेस अब आपको क्लियर होगा कि ये नॉर्मल कैसे ड्रॉ हुआ। दैट वाज द साइंस बिहाइंड दैट नॉर्मल। नॉर्मल के पीछे की साइंस और मैथमेटिक्स थी। अब हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं। मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि रे कहाँ जाएगी। ठीक है, ओके। मुझे सिर्फ पता है कि रिफ्लेक्शन कैसे करते हैं। रिफ्लेक्शन का भी मान लो मुझे पहला ही लॉ आता है, तो पहला लॉ क्या कहता है, दैट ये हमारे पास क्या थी, इंसिडेंट रे, ये क्या है, नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल क्या बनता है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आई मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, दिस इज व्हाट, एंगल। अब मुझे पता है रिफ्लेक्शन करने के लिए जितना एंगल आई होता है उतना ही एंगल आर होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जितना एंगल यहाँ आई था उतना ही एंगल क्या बनाऊंगा, नीचे की तरफ आर बनाऊंगा, और उसको मिला दूंगा इस पॉइंट से। इस पॉइंट से लाइन कैसे जाएगी, कुछ कुछ इस तरह से।
ये लाइन कैसे जाएगी, कुछ ऐसे आगे की तरफ रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, रिफ्लेक्ट बैक। अंडरस्टूड? तो दिस इज द पॉइंट जहाँ ये पॉइंट इसको कट करेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो दोनों पॉइंट मिले हैं, ये वाला पॉइंट यहाँ से लेके ये सेंटर का डिस्टेंस और इस पॉइंट से इस पोल का डिस्टेंस, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो डबल लाइन से मैं दिखा रहा हूँ। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, एफ इज व्हाट, एफ क्या होता है, एफ है हमारे पास फोकस। क्या होता है, फोकस। अंडरस्टूड? अब ये फोकस क्या है, फोकस का एक्चुअली मतलब क्या होता है बेटा, अगर मान लो आप क्लास में भी बैठे हुए हो तो आपकी, अगर आपका ध्यान कहीं दाएं बाएं है, कहीं आप कुछ और चीजें सोच रहे हो, तो आपका टीचर आपको कहता है कि बेटा अपने पढ़ाई पे फोकस करो, राइट? कहते हैं, सुना होगा आपने कई बार। तो फोकस का मतलब क्या है, हमारे जो ध्यान दाएं बाएं गया हुआ है उन सभी को एक सिंगल पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट करना, एक पॉइंट पे लाके मिलाना। तो सेम ही चीज यहाँ पर इस फोकस का होता है। क्या है, जो भी लाइन या जो भी लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, रिपीटिंग अगेन, जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद कनकेव मिरर में एक सिंगल पॉइंट पे जाके मिलती है, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज व्हाट, फोकस। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। अगर आपको यकीन नहीं है तो दूसरी ले आओ, ऐसे दूसरी ले आए। अब मुझे क्या करना है बेटा, इसका भी रिफ्लेक्शन करना। रिफ्लेक्शन कैसे करते हैं अभी भी सिखाया। इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना। नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर को और इस पॉइंट को मिला के, दिस इज व्हाट नॉर्मल। ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इतना ही क्या बनाएंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और यहां से क्या कर देंगे, इसको रिफ्लेक्ट। देख सकते हो यहां से भी कहां पर आके मिली है, वो एफ पॉइंट पे आके ही मिली। अंडरस्टूड? कोई क्वेरी? तो रे डायग्राम्स में कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ हमें एक चीज का ध्यान रखना है, यहां मुझे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करना है, और रिफ्लेक्शन करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, नॉर्मल ड्रॉ करना। एंड आई गेस अब वो चीज आपको आती है। गॉट इट? ओके। एक और चीज, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीचे वाला मैं रब कर देता हूं एक बार। ओके, ध्यान से देखेंगे। मैं दो टर्म लिख रहा हूं, एक तो होती है बेटा कन्वर्ज, एक होती है डाइवर्ज। इसका मतलब क्या, कन्वर्ज और डाइवर्ज। कन्वर्ज और डाइवर्ज, डाइवर्ज वर्ड आपने रियल लाइफ में बहुत बार देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं रिमाइंड करवा देता हूं आपको। मान लेते हैं आप किसी रोड पे जा रहे हो और आगे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अगर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वहां पर आपको एक येलो कलर का पिलर बना के लिखा हुआ होता है डाइवर्जन अहेड। डाइवर्जन अहेड का मतलब जिस रास्ते पे आप जा रहे हो आपको वहां से घूम के जाना पड़ेगा। आपका रास्ता स्ट्रेट जाना था, बट आपको क्या हुआ, फैल गए, वहां से क्या हो गए, फैल गए। तो डाइवर्ज का मतलब क्या होता है बेटा, फैलना, अपने रास्ते से अलग हटके दूर होके जाना। इसका ठीक अपोजिट होता है बेटा कन्वर्ज। कन्वर्ज का मतलब है दो, जो चीज दाएं बाएं जा रही थी उसको एक सिंगल पॉइंट के ऊपर लाके मिलाना, या तो वो मिलेंगी या फिर वो पास पास आने लगे। तो आई गेस कन्वर्ज और डाइवर्ज का मतलब आपको पता होगा। अब थोड़ा सोच के देखो, यहाँ मैंने दो लाइट रेज डाली, मान लो दिस इज फर्स्ट राइट एंड दिस इज द सेकंड राइट रेज है, ऑब्वियस बात है। अगर फर्स्ट रे और सेकंड रे को आप ध्यान से देखोगे तो ये पैरेलल आ रही थी, बट इस मिरर ने क्या कहा, इस मिरर ने क्या किया, इस मिरर ने इन दोनों लाइट रेज को एक सिंगल पॉइंट पे फोकस कर दिया। फोकस मतलब पास पास ले आया, पास ले आया, तो मतलब ये कैसा है बेटा, कन्वर्ज कर रहा है। तो कनकेव मिरर को क्या बोलते हैं बेटा, कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कन्वर्जिंग मिरर। आई गेस अब आपको ये कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आप प्रैक्टिकल करके देखना है तो इस इमेज में ध्यान से देखिए। अगर इस इमेज को आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है, पीछे से एक टॉर्च लेके लाइट्स रे डाली जा रही है। तीन डिफरेंट लाइट्स हैं, तीन या चार डिफरेंट लाइट है, उसको एक कनकेव मिरर के ऊपर फॉल करवाया जा रहा है। और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जो लाइट रेज है एक सिंगल पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो रही है, एक सिंगल पॉइंट पे आके मीट हो रही है। तो जो लाइट रे आपकी पैरेलल आ रही है वो सिंगल पॉइंट पे मीट हो, वो सिंगल पॉइंट को हम क्या नाम दे रहे हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज व्हाट, योर फोकस। आई गेस अब आपको ये चीज क्लियर होगी। कोई डाउट? ओके। अब कई बार बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन भी आता था कि सर हमें बताइए कि जो कनकेव मिरर है वो नीचे की तरफ लाइट को क्यों भेजता है। अब वो आपको क्लियर हो गया होगा जब मैंने इस पे रिफ्लेक्शन करके, ठीक है। अगर इसको थोड़ा और अलग तरीके से सोचना चाहें तो सिर्फ इस पॉइंट को जूम करके देखो। इस पॉइंट को जूम करोगे तो ये जो पार्ट है, ये वाला हिस्सा मिरर का, वो कुछ इस तरह से रखा हुआ होगा, आपको वो इस तरह से रखा हुआ मिलेगा। और नॉर्मल कैसे गया है बेटा, इस तरह से गया है। तो लाइट रे कैसे आई, सिंपल सीधी आई। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, इतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नीचे की तरफ ही लाइट, ठीक है। तो ये इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है। कोई क्वेरी? कनकेव मिरर समझ में आया। सेम कंसेप्ट होता है हमारा कन्वेक्स मिरर के अंदर। कन्वेक्स मिरर का ट्राई करिएगा, ठीक है, खुद से ट्राई करो, एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि वो कन्वेक्स मिरर किस तरह से लाइट को रिफ्लेक्ट बैक,
ठीक है, वीडियो पॉज करिए और करिए खुद से। ओके, तो आई गेस आप सभी ने ट्राई करके देखा होगा और आपकी इमेज बन भी गई होगी या फिर आपको पता चला होगा कि कौन सी रे को कैसे हम रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। ठीक है, ओके, एक बार चेक करते हैं। मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पर अब क्या बनाया, कन्वेक्स मिरर का फॉर्मेशन किया। कन्वेक्स मिरर क्या है, ध्यान से देखो, जिस साइड में आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसी साइड में मैंने क्या कर रखा है, शेडिंग कर रखी है, मतलब वहां पर कोटिंग कर रखी है। तो इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट कौन सा होने वाला है, आउटर सरफेस। जो आप इस स्पून में देख सकते हो, स्पून का जो आउटर वाला हिस्सा होता है, दिस आउटर वाला पार्ट इज नोन एज व्हाट, रिफ्लेक्टिंग पार्ट। अंडरस्टूड? ओके, तो एक बार देखेंगे मैंने क्या किया, इन्फिनिटी इसे दोबारा कोई रे आई है जिसको मैंने क्या नाम दे दिया, इंसिडेंट रे। ठीक है, वो इस पॉइंट पे आके टकराई। अब मुझे क्या करना है, रिफ्लेक्शन करना है। रिफ्लेक्शन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ से इस पॉइंट को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिया, डॉटेड लाइन से मिला दिया। ठीक है, और ये वाला एंगल क्या होता है, इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होता है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। राइट, ओके। अब यहाँ पर बच्चे गलती करना स्टार्ट कर देते हैं। बच्चे क्या करते हैं, इस लाइट को आगे भेज देते हैं और फिर कहते हैं सर हमारी जो डायग्राम था वो तो सही था बट आपने नंबर नहीं दिए। तो एक्चुअली हुआ क्या, वो देखिए। जिस बच्चे ने पार्ट नंबर 2 देखा होगा उसमें मैंने बताया है कि जो मिरर होता है वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट होता है। मोस्टली बच्चे क्या मानते हैं कि मिरर इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब लाइट उसमें से ट्रेवल कर सकती है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसको देखने के लिए पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 1 को देखिए, उसमें आपको अच्छे से ओपेक ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के बीच का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैंने क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया। अब ये लाइट रे आगे तो नहीं जा सकती क्योंकि बीच में क्या ओपेक ऑब्जेक्ट आया हुआ है, तो इसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ ये जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इतना ही मुझे यहाँ क्या बनाना पड़ेगा बेटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी रिफ्लेक्शन हो रहा है तो एंगल आई और एंगल आर इक्वल होता है। दैट एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, ये हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर पढ़ा है। राइट, वो भी पार्ट नंबर 2 के अंदर है। तो प्लीज पार्ट नंबर 2 को जरूर विजिट करके उस वीडियो को देखिए ताकि आपको ये चीजें समझ में आ सके। ठीक है, नाउ अब मुझे क्या करना है बेटा, इस पॉइंट को इस पॉइंट को मिलाना है। तो मिलाइए, कैसे आएगी लाइन, कुछ इस तरह से आएगी। दिस इज व्हाट आवर रिफ्लेक्टेड रे। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, क्या ये रे और प्रिंसिपल एक्सिस कहीं आगे जाके मिल सकती है, एक ऊपर जा रही है और एक इस साइड जा रही है, तो क्या ये दोनों रेज आपस में कभी मिलेंगी? यू विल से कि नहीं सर ये डाइवर्जिंग रेज हैं तो ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी। अगर आगे कहीं नहीं मिलेंगे तो पीछे कहीं मिली हो मे बी, तो मैं क्या करूंगा बेटा, इस रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करूंगा कुछ इस तरह से। अगर आप देखोगे तो ये जिस पॉइंट पे जाके टच करेगी, दैट पॉइंट इज नोन एज द फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर। वो क्या होगा, फोकस होगा किसका, कन्वेक्स मिरर। तो वहीं से इस फोकस की, कन्वेक्स मिरर के फोकस की डेफिनेशन बनती है। क्या डेफिनेशन होती है, सुनिए, जो लाइट रे इंफिनिटी से आती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्या, जो लाइट रे इंफिनिटी से आई, रिफ्लेक्ट हुई और आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें ऐसा लगता है कि किसी एक सिंगल पॉइंट से आई होगी जो प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रहा है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। अंडरस्टूड? रिपीट कर रहा हूं, जो लाइट रे इंफिनिटी से आई, रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन होके रिफ्लेक्टेड रे चली गई, जो रिफ्लेक्टेड रे पीछे एक्सटेंड करा और जिस पॉइंट पे वो प्रिंसिपल एक्सिस को काटेगा उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस। सिमिलरली अगर मैं दूसरी रे लेके आऊं, मैं मान लेते हैं इस पॉइंट पे ले आया यहाँ पर, अब क्या करना है, नॉर्मल ड्रॉ। नॉर्मल कैसे ड्रॉ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर को और इस पॉइंट को मिला दो। तो कैसे मिलेगा, ये स्केल लेंगे और इसको कुछ इस तरह से मिला देंगे। थोड़ा और आगे कर देते हैं, ये वाला क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इतना ही क्या बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और नीचे की तरफ से क्या कर दोगे, रिफ्लेक्ट बैक कर दोगे, कुछ ऐसे। ठीक है, पीछे एक्सटेंड करोगे तो यू विल नोटिस कि ये कहां से आई होगी, फोकस से। तो जितनी भी पैरेलल रेज हैं जो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती हैं और आफ्टर रिफ्लेक्शन एक कॉमन पॉइंट से आती हुई दिखाई देती है, उस कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा, फोकस। तो दिस इज व्हाट अवर, क्या रहेगा बेटा, ये फोकस। अब अगर मैं सोच के देखूं, एफ और पी लिखना चाहूं, एफ पी मतलब एफ से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस ही है, तो क्या लिखेंगे इसको, फोकल लेंथ। बच्चे पता नहीं 10th कर जाते हैं, उनको फोकल लेंथ का नहीं पता होता। फोकल लेंथ कुछ नहीं है, फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज व्हाट, फोकल लेंथ। सिमिलरली पी से सी का डिस्टेंस, पीसी लिखा मैंने यहाँ से, ये क्या है, रेडियस है। क्या है बेटा, रेडियस। अब आगे एक और टर्म लिख देते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर मतलब ये जो पार्ट हमने काटा है, ये जो कर्व वाला हिस्सा काटा है किसी होलो स्फीयर का, ग्लास के स्फीयर का, उसकी रेडियस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अंडरस्टूड?
कोई क्वेरी? नाउ जस्ट लुक एट गेट, ये जो दो पैरेलल रेज मैंने यहाँ डाली थी वो दोनों आफ्टर रिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में गई हैं, मतलब कि एक ऊपर गई है और एक नीचे गई है, कुछ इस तरह से इसका मोशन हो रहा है। तो ये ऐसे गई हैं, तो क्या ये आपस में कभी आगे मीट कर सकती हैं? यू विल से नो सर, आगे कहीं नहीं मीट करेंगे। तो ये रेज कौन सी होती है बेटा? डाइवर्जिंग होती है। कौन सी होती है? डाइवर्जिंग रेज होती है। तो इसलिए क्योंकि ये जो कन्वेक्स मिरर है रेज को डाइवर्ज करता है, तो दैट्स व्हाई कन्वेक्स मिरर इज नोन एज व्हाट? डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं इसको? डाइवर्जिंग मिरर। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा कि आज हमने स्फेरिकल मिरर का पूरा बेसिक्स किया है। आपको ये पता चला कि कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं और कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, और साथ ही साथ कोई भी लाइट रे अगर किसी भी पॉइंट पे आके फॉल करती है तो वो किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है। नॉर्मल ड्रॉ करना सीखा, नॉर्मल कैसे होता है, क्यों बनाया जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास क्यों होता है, उन सभी को हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया। अंडरस्टूड? आने वाले लेक्चर्स के अंदर जो नेक्स्ट लेक्चर इसका आएगा वो आएगा आपका यूजेस ऑफ मिरर से। यूजेस ऑफ मिरर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के अंदर। क्लास 10th के अंदर यूजेस ऑफ मिरर से एक क्वेश्चन श्योर बनता है, एक क्वेश्चन वहां पर श्योर बनेगा मिनिमम 2 मार्क्स के अंदर। आपको क्लास 10th की फाइनल सीबीएसई के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बना के देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी यूजेस ऑफ मिरर के ऊपर, छोटी वीडियो होगी और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस भी आपको ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स करने के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। ओके, बिना साइन कन्वेंशन के आप ऑप्टिक्स के कोई भी न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे, चाहे वो क्लास 10th हो चाहे वो क्लास 12th हो। तो साइन कन्वेंशन की कॉमन वीडियो होगी क्लास 10th और क्लास 12th के लिए, तो वो आने वाली वीडियोस के अंदर हम देखेंगे। ठीक है, आई गेस आपको जो करवाया गया है वो समझ में आया होगा, और अगर आपको आज जो मैंने करवाया है या फिर जो पिछली वीडियोस हैं अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट कीजिए, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं आने वाली एक और एजुकेशनल वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।